Hello everyone and welcome back to my channel. So today we are here with your lecture number 3 for business law. And today we are going to discuss about the capacity of parties. अब जब हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ की बात करते हैं मीनिंग कि हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के केपेबल हैं, लायक हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकें. ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आज. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ जो कोई भी वीडियोस देख रहे हो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So, as you can see on the slide, as per section 11, every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is the subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is the subject. अब ये जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है सेक्शन 11 के अंदर जो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ के लिए, ये थोड़ी लॉ वाली टर्म्स में लैंग्वेज है, इसलिए आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है इसको पढ़ना. बट बेसिकली कह क्या रहे हैं इसमें, ये कह रहे हैं कि हर वो इंडिविजुअल, हर वो इंसान केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए जो कि कैसा हो. एक तो एज उसकी मेजॉरिटी अटेन कर चुका हो वो, ठीक है, यानी कि 18 ईयर्स अबव हो. सेकेंडली उसका माइंड जो है साउंड होना चाहिए, वो केपेबल होना चाहिए कि ढंग से डिसीजंस ले सके. ठीक है. थर्डली लॉ ने उसे डिस्क्वालीफाई ना कर रखा हो कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है. सो वी कैन कंक्लूड दैट एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ़ he has attained the age of majority. Secondly, he is of the sound mind. And third, he is not disqualified by the law फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. तो हमारे पास 3 कैटेगरीज आ गई हैं अब. ठीक है, अब हम इनको इंडिविजुअली पढ़ते हैं. फर्स्टली वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर. हमने जैसे पढ़ा एज ऑफ मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट, इसे हमें माइनॉरिटी वाले कॉन्सेप्ट को भी इन डिटेल पढ़ना है क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा आपको. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है. एज ऑफ मेजॉरिटी बीइंग 18 ईयर्स, अ पर्सन लेस देन दैट वुड बी अ माइनर फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग. बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स में ये कहा गया है कि अगर कोई 18 ईयर्स से बिलो है तो हम उसे माइनर रिकॉर्ड करते हैं और वह कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के केपेबल नहीं है. ठीक है, अब इसको हमें पढ़ना है कि जो माइनर है उसका पोजीशन क्या है हमारे इंडियन लॉ में, या फिर यू कैन से क्या क्या लॉज हैं रिलेटेड टू माइनर. ऑल राइट, सो लेट्स स्टडी. वी हैव सर्टेन लॉज. फर्स्ट वी हैव an agreement with a minor is altogether void. It says that an agreement with a minor is void ab initio because a minor is incapable of entering into a contract or to give a promise imposing a legal obligation. Basically क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप किसी माइनर के साथ अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं दैट इज़ वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. वॉइड एब इनिशियो मीनिंग मतलब स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट गलत है, आप उसमें एंटर ही नहीं कर सकते हो क्योंकि माइनर जो है इनकेपेबल है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए. ऑल राइट, एग्जाम्पल वी हैव दैट ए एज्ड 17 ईयर्स यानी कि वो माइनर है, अग्रीज टू सेल बाइक टू बी फॉर ₹60,000. इन दिस केस द अग्रीमेंट इज़ वॉइड. क्यों? क्योंकि आपने अग्रीमेंट किसके साथ किया है, माइनर के साथ, तो ये स्टार्टिंग से ही नल एंड वॉइड है. ऑल राइट, अब सेकेंड हमारे पास क्या है लॉ, नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी. अब यहाँ पर रेटिफिकेशन का मीनिंग क्या है, यू कैन सी द रेटिफिकेशन मीन्स द सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस ऑफ सम प्रीवियस अग्रीमेंट और एक्ट. बेसिकली रेटिफिकेशन मीन्स कि आपने कोई लॉ या कोई एक्ट था आपका, ठीक है, आपने उसे पहले वो पास नहीं हुआ या फिर एक्सेप्टेबल नहीं था, बट बाद में आप कुछ उसके लिए अलग से अग्रीमेंट लाकर उसे प्रूव करना चाह रहे हैं या उसे एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं. अब इसमें माइनर के केस में क्या होता है, देखो रेटिफिकेशन रिलेट्स बैक टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, रेटिफिकेशन कब होता है हमारा, जब कॉन्ट्रैक्ट बना था उससे रिलेटेड है ये. ठीक है, देयरफॉर फॉर अ वैलिड रेटिफिकेशन द पर्सन मस्ट बी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग both at the time of formation as well as the time of ratification. Thus, an agreement that is void ab initio can't be ratified. So basically what we are trying to say here that अगर कोई individual एक contract में enter कर रहा है और उस time पे वो minor है and when he attains the age of majority, जब वो 18 years से above हो जाता है, then he thinks कि अच्छा मैंने एक पहले contract में enter किया था but at that time I was a minor और अब मैं मेजर हो गया हूँ तो I can make that agreement valid. No, that's not possible. क्योंकि रेटिफिकेशन आप नहीं कर सकते क्योंकि रेटिफिकेशन किससे रिलेट करता है, टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. जब वो उस टाइम पर
केपेबल नहीं था एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो अब भी वो उसे वैलिड नहीं कर सकता, ठीक है। तो नो रेटिफिकेशन इज पॉसिबल ऑन अटेनिंग majority in case of a minor. All right, so let's see the next law we have. Beneficial agreements are valid contracts. Basically, all the agreements which are made with the minor for his benefits are valid contracts. The intention of the law is to protect the interest of the minor. बेसिकली यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो भी अग्रीमेंट्स किसके फेवर में होंगे, माइनर के फेवर में बनेंगे, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ठीक है। जो इंटेंशन है लॉ का वो क्या है यहाँ पर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर। हमने पहले ही पढ़ा है कि अग्रीमेंट में अगर आप माइनर के साथ एंटर कर रहे हो तो वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड होता है, बट इसमें किसका बेनिफिट है, हमेशा माइनर का। माइनर हमेशा कह सकता है कि उसके लिए जो भी बेनिफिशियल था अग्रीमेंट वो वैलिड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स अ माइनर एडवांस्ड सर्टेन सम ऑफ मनी टू वाई फॉर विच ही एग्जीक्यूटेड अ मोर्टगेज ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ एक्स। हेयर एक्स कुड एनफोर्स द मॉर्टगेज इफ वाई डिडंट रीपे द मनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स ने जो कि एक माइनर है पैसे दिए हैं किसको, वाई को, फॉर विच उसने अपनी कुछ प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे रखी है, ठीक है। अब एक्स ने अगर वाई से पेमेंट वापस मांगी है और वाई ने रीपे नहीं किया तो एक्स जो है वो प्रॉपर्टी को एनफोर्स कर सकता है उसकी मॉर्टगेज को, ठीक है। तो यहाँ पर किसका बेनिफिट हम देख रहे हैं, माइनर का। माइनर का हमेशा बेनिफिट देखा जाएगा, ठीक है। इसी से सिमिलर एक लॉ है, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी, ठीक है। माइनर हमेशा बोल सकता है कि मैं तो भाई माइनर हूँ तो आई विल बी इन अ सेफ पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट बीइंग वॉइड एनी मनी एडवांस टू अ माइनर कैन नॉट बी रिकवर्ड, ठीक है। अगर आपने माइनर को कोई पैसा दिया है तो आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि इसके साथ मेरा अग्रीमेंट था तो आई वांट टू रिकवर माय मनी, ठीक है। या आपकी गलती है कि आपने माइनर के साथ अग्रीमेंट किया है। इवन इफ ही induces the other party to contract with him by misrepresenting his age, he can always plead his minority, ठीक है। अगर वो ये भी दिखाता है कि आई एम अ मेजर, ऐसे भी एक अग्रीमेंट में एंटर करता है, स्टिल जो माइनर है वो उसके बेनिफिट के लिए देखा जाएगा, वो हमेशा प्लीड कर सकता है कि आई एम अ माइनर। ये चीज़ वो हमेशा अपना बेबस लाचारी दिखा सकता है कि मैं माइनर हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल गिवन है, एक्स अ माइनर बाय रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ टू बी अ मेजर, अपने आप को मेजर दिखाकर उसने एक पार्टी जेड को इंड्यूस करा, इंड्यूस मतलब उसे मना लिया, टू लेंड हिम 4000 रुपीज़, ठीक है। जेड से 4000 रुपये ले लिए, ही रिफ्यूज टू रीपे इट एंड जेड सूड हिम, ठीक है। अब उसने मना कर दिया वापस करने से पैसे और उसने क्या किया, जेड को सू कर दिया। हेयर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वॉइड एंड एक्स वॉज नॉट लाइबल टू पे एनी अमाउंट, ठीक है। एक्स ने क्या किया था, जेड से पैसे लिए, बाद में मना कर दिया पैसे देने के लिए, तो जेड ने सू कर दिया, बट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा क्योंकि माइनर के साथ आप अग्रीमेंट में एंटर किए हो, तो ये आपकी मिस्टेक है। जेड लाइबल नहीं है आपको रीपे करने के लिए, तो माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट लॉ वी हैव, माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। बेसिकली यहाँ पर इस लॉ में क्या है कि हर एक इंडिविजुअल के पास अपना एक हक है कि वो नेसेसरी आइटम्स तो ले ही सकते हैं, ठीक है। अब जो लोग उनको नेसेसरी आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ से रिकवर करेंगे अपना अमाउंट, क्योंकि माइनर है, 18 ईयर्स बिलो है, तो अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो उससे अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, बट वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा माइनर कभी भी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 एनी पर्सन वुड बी एंटाइटल्ड to reimburse from minor's property for the necessaries supplied to him। आपने कुछ नेसेसरी बेसिक नेसेसिटी आइटम सप्लाई किए एक माइनर को, तो उसका जो पैसा है वो आप उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। नेसेसरी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, ये सब चीज़ें, बट कोई भी लग्जरी आइटम्स नहीं आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स अ माइनर वॉज सप्लाइड राशन गुड्स बाय वाई, सो वाई कैन रिकवर द अमाउंट ओनली through the property of x. X is not personally liable here. All right. Now let's see minor as a partner. So minor being incompetent to contract cannot act as a partner in a firm. ठीक है, minor capable नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता किसी फर्म का, बट with the consent of all the partners he can be admitted to the firm to share only the profits एंड नॉट द लॉसेस, ठीक है। अगर सारे पार्टनर्स अग्री कर सकते हैं तो माइनर एंटर कर सकता है, बट कैसे कि वो सिर्फ प्रॉफिट्स का शेयर लेगा, लॉसेस का शेयर नहीं लेगा माइनर कभी भी, ठीक है। तो इस तरीके से पार्टनर की तरह वो एडमिट हो सकता है एक फर्म में, ठीक है। नाउ माइनर एज एन एजेंट, अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट। एजेंट मीन्स अ लिंक बिटवीन अ प्रिंसिपल
एंड अ थर्ड पार्टी, ठीक है। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है एक, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए एजेंट काम करता है टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी। नाउ ही विल नॉट बी पर्सनली लाइबल टू ईदर ऑफ दैम, उसकी पर्सनली लाइबिलिटी नहीं होगी दोनों की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर आप माइनर को अपॉइंट कर रहे हो एज एन एजेंट तो प्रिंसिपल खुद एक ग्रेट रिस्क उठा रहा है इस चीज़ में, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा एट लास्ट आपके लिए। एंड ऑल्सो एजेंट वी कैन ऑल्सो सी इट एज इंश्योरेंस एजेंट्स, ठीक है। इंश्योरेंस एजेंट्स हम सब जानते हैं कि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं एज एन एजेंट, सो उसी तरीके से यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की बात की गई है। तो प्रिंसिपल एक माइनर को अपॉइंट कर सकता है एज एन एजेंट, बट ही विल नॉट बी पर्सनली लाइबल टू ईदर ऑफ देम, ना ही प्रिंसिपल की तरफ ना ही थर्ड पार्टी की तरफ। ऑल राइट, नाउ लास्ट वी हैव माइनर एंड इंसॉल्वेंसी। अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एज ही इज नॉट पर्सनली लाइबल इवन फॉर द नेसेसरीज सप्लाइड टू हिम, ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लाइबल। कहीं पर भी माइनर पर्सनली लाइबल है ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए, तो इंसॉल्वेंट वो डिक्लेयर किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की तरफ। हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ ली मेजर और माइनर की। सेकंड प्रॉपर्टी वी हैव पर्सन ऑफ साउंड माइंड। तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है साउंड या अनसाउंड माइंड क्या होता है, ठीक है। अब द टेस्ट ऑफ साउंडनेस ऑफ माइंड डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड, एबिलिटी टू फॉर्म अ रेशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी एक इंडिविजुअल, साउंड हम उसे तब बोलेंगे जब उसके पास केपेबिलिटी हो अंडरस्टैंडिंग की और एक रेशनल जजमेंट कर पाए वो, ठीक है। इफ़ द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ बोथ देन ही विल बी परसीव्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस, ठीक है। अगर उसके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, दैट ही इज़ हैविंग एन अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड किस फॉर्म्स का या किस टाइप्स का हो सकता है? वी हैव थ्री कैटेगरीज हेयर। First, we have idiot, someone who is completely devoid of mental capacity. It's permanent. Therefore, a contract with an idiot is void. ठीक है। अब अनसाउंड माइंड में हमारी फर्स्ट कैटेगरी हो जाती है इडियट, ठीक है। सो ही इज समवन हु डजंट हैव एनी मेंटल कैपेसिटी, कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, कोई जजमेंट नहीं कर सकता, एंड इट इज़ ऑफ परमानेंट नेचर। तो आप उसके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो इट विल बी वॉइड। सेकेंड वी हैव ल्यूनेटिक, समवन हु लॉस्ट हिज मेंटल पावर ड्यू टू एनी मेंटल स्ट्रेन और अ डिजीज़, ठीक है। किसी के पास कोई मेंटल पावर लॉस्ट किसी वजह से हुई है, क्योंकि कोई मेंटल स्ट्रेन पड़ा है या फिर कोई बीमारी की वजह से उसकी मेंटल पावर पे इफेक्ट आया है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो सकता है पेशेंट इन अ ल्यूनेटिक असाइलम, जो कि जिसका माइंड साउंड है एट सर्टेन इंटरवल्स, ठीक है। तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्योंकि कुछ टाइम इंटरवल पर ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, क्योंकि ये टेम्पररी नेचर का है। थर्ड वी हैव ड्रंकननेस और इंटॉक्सिकेशन, समवन who is under excessive influence of drug or drinks. He cannot contract as long as he is under that influence. जब तक वो उस स्टेट में है, एक्सेसिव ड्रिंक या एक्सेसिव ड्रग के इंटॉक्सिकेशन में है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ऑल राइट, लास्ट कैटेगरी वी हैव अ पर्सन हु हैज़ बीन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। इसमें भी हमारे पास तीन कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट वी हैव एन एलियन एनिमी। So, a person who is not an Indian citizen is known as an alien under the contract, but he can be an alien enemy or an alien friend. But if his country is not at peace with us, or there is a declaration of war between his country and our country, he becomes an alien enemy, ठीक है। अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर छिड़ जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एलियन एनिमी। और उसके साथ अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं उस एलियन एनिमी के साथ, तो वो कैसा है, इलीगल है और हमारी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है एलियन एनिमी। सेकेंड वी हैव फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। अ फॉरेन सॉवरेन and representatives of foreign states, that is ambassadors etc., they enjoy a special privilege in which they cannot be sued in Indian courts. This privilege is only available to present sovereigns. So basically जो foreign sovereigns होते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फॉरेन स्टेट्स के, आप बोल सकते हो एम्बेसडर्स, दे हैव अ स्पेशल प्रिविलेज कि आप उनको सू नहीं कर सकते इंडियन कोर्ट्स में, ठीक है। उनके खिलाफ आप इंडियन कोर्ट्स में अप्रोच नहीं कर सकते, तो उनके साथ भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एंटर नहीं कर सकते, तो उनके पास एक प्रिविलेज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल एन एक्स किंग कैन बी सूड इन अ कोर्ट्स, सिर्फ जो प्रेजेंट सॉवरेन्स होते हैं उनके लिए है ये प्रिविलेज। अगर कोई पुराना एक्स किंग है तो उसको आप सू कर सकते हो कोर्ट्स में, ठीक है। देन वी हैव कन्विक्ट्स,
A convict cannot enter into a contract as he is undergoing imprisonment by the court of law. ठीक है, कोई कन्विक्ट है, कोई जेल के अंदर है, imprisoned है, तो उसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. Then we have an insolvent. When a person is declared insolvent, it's only the official assignee or the officer who can enter into contracts relating to his property on his behalf. Thus, as soon as he is declared insolvent, ही लूजेज हिज कंट्रैक्चुअल कैपेसिटी. जैसे ही कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद या तो कोई ऑफिशियल असाइनी उसे दिया जाता है या कोई ऑफिसर है वो ही उसके बिहाफ पे एंटर कर सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रॉपर्टी. वो खुद किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता एज सून एज ही इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. Alright, last category we have joint stock companies and corporation. A company you see is an artificial person that is created by law. ठीक है, उसकी अपनी अलग एक लीगल एग्जिस्टेंस होती है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. ये आपने हमेशा से अपने बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा है. ठीक है, इट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसाइड द पावर्स कन्फर्ड अपॉन बाय इट्स MOA, Memorandum of Association, or by the provision of its special act. Basically, it says that any company cannot enter into a contract outside the powers of its MOA, or you can say the Memorandum of Association. So that's all for your lecture number 3 for business law. And today I also have some practical problems for you so that आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें और जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है उसको एनालाइज कर सकें. तो वी हैव 2 क्वेश्चंस हियर. क्वेश्चन नंबर 1, कैन द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर बीइंग हेल्ड लाइबल इन द फॉलोइंग केसेस. आपको दोनों सिचुएशंस पढ़नी है और बताना है क्या दोनों में से कोई भी सिचुएशन ऐसी है जिसमें माइनर की प्रॉपर्टी लाइबल होगी टू रिकवर द अमाउंट. ठीक है, हमने पढ़ा था पीछे कि माइनर की प्रॉपर्टी लाइबल होती है टू पे टू द पार्टीज. ठीक है, अब इन दोनों सिचुएशंस में आपको बताना है किस सिचुएशन में लाइबल है किस में नहीं है, येस और नो. ठीक है, सेकंड सिचुएशन वी हैव यू हैव टू स्टेट विच वन इज़ ट्रू विच वन इज़ फॉल्स. ठीक है, इसमें ABC 3 पार्ट्स हैं आपके पास. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है. सो प्लीज़ डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 1 A and B पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 ABC. I'll be waiting for your comments. Please do comment. And I'll be soon back with your lecture number 4 for business law. Till then, please subscribe to the channel, like the videos, and do share your feedback in the comment section. Thank you so much.